हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एडमायर में। और यह जो चैनल जो है वो केवल हमारा ही नहीं, आप सभी का भी है। इसलिए आप इसे वाचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है ना। तो ठीक है, तो क्या है कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। क्या इसका आशय है? यह जो पंक्ति है वो श्री रामचरित मानस के बाल कांड से ली गई है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ये उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जनकपुर जाते हैं, और वहां जब वाटिका में पुष्प के लिए जाते हैं तो उसी समय जो माता सीता जो होती हैं वो गौरी पूजन के लिए आती हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो सीता जी जो सखियां होती हैं वो क्या करती हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जो है उस वाटिका में पुष्प को चुनते हुए देखती हैं, और उनका जो हृदय है वो पुलकित हो जाता है। तो उनकी जो छटा है, जो उनका सौंदर्य है, किसका? राम और लक्ष्मण जो सौंदर्य है, वो जो सौंदर्य है वो वापस सखी आती है और सीता जी को बताती है। क्या कहती है कि श्याम गौर, श्याम कौन है? यानी कि सांवले कौन है? सांवले हैं राम जी, ठीक है। गौर यानी कि बात हो रही है लक्ष्मण जी के बारे में, ठीक है ना। श्याम गौर किमि कहो बखानी, अर्थात एक तो सांवले हैं और एक गौर वर्ण के हैं, मैं उनके बारे में क्या बखान करूं, ठीक है ना। क्या है कि गिरा अनयन नयन बिनुवानी, अर्थात जो बाणी है वो बगैर नेत्रों की है और नेत्रों के बाणी नहीं होती है। अर्थात मैं वो इतने सुंदर हैं राम और लक्ष्मण कि मैं उनके जो सौंदर्यपन का है मैं बखान नहीं कर सकती हूं, इतने सुंदर हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि ये जो बात जब उनकी सखी कहती है सीता जी से कि श्याम गौर कि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, अर्थात एक श्यामले हैं, एक गौर वर्ण के हैं, और मैं उनकी जिनकी सुंदरता है उसका बखान कहां तक करूं, क्योंकि नयनों के बाणी नहीं है और बाणी के नयन नहीं होते हैं। तो इस बात को सुनकर, उनके सौंदर्य का जो वर्णन है सखी द्वारा सुनकर, सीता जी के हृदय में एक श्रांगिकता का जो मधुर भाव है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा मधुर भाव, ठीक है। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि सखियों द्वारा जो भी वर्ण उच्चारे गए हैं तो उनसे माता सीता के हृदय में जो मधुरता है वो उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे हमारा होगा मधुर भाव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह पद्यांश किस कवि का है? जो पद्यांश दे रखा है ऊपर, यह जो पद्यांश है वो किस कवि का है? कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास कि नाभादास? तो आप सबको पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट में भी लिखें क्या है इसके इस पद्यांश जो लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है ना। यह जो पंक्ति है, यह जो पद्यांश है वो श्री रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। और कब की बात है ये? जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर जाते हैं विश्वामित्र के साथ में और वाटिका विहार करते हैं, पुष्प को तोड़ने के लिए जाते हैं, तब उस समय की जो पंक्ति है वो दी गई है, ठीक है। इसमें जो है जो कवि हैं वो है तुलसीदास, ठीक है ना। पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में क्या है, जो अलंकार जो है वो कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन कौन से है? विभावना अलंकार है, विशेषोक्ति है, असंगति है कि दृष्टांत है। देखो यहां बात किसकी हो रही है कि बिनुपग चले, अर्थात वह बिना पैरों के चलता है। सुनय बिनु काना, अर्थात वह बिना कानों के सुन लेता है, सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वो बिना हाथों के कर लेता है, ठीक है ना। तो उसमें अलंकार जो होगा वो होगा पहला वाला ए,
विभावना। विभावना क्यों होता है? क्योंकि मौजूद नहीं है, अर्थात कारण के अभाव में जब कार्य सिद्ध हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे विभावना अलंकार। ठीक है ना? तो यहां कारण का अभाव है। ठीक है ना? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है ना? तो उसमें कारण जो है वो अब्सेंट है, जिस कारण क्या है, इसमें विभावना अलंकार है। विशेषोक्ति क्या होता है कि इसमें जो कारण है वो भरपूर मात्रा में होता है परंतु कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे पानी बिच मीन पियासी, मोह सुन सुनी आवे हासी। अर्थात जल के भीतर जो मछली है, मछली कहाँ है? जल के मध्य में है, फिर भी वह प्यासी है, यह सुनकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। ठीक है ना? पानी मौजूद है, जल मौजूद है, फिर भी वह मछली जो है वो प्यासी है। ठीक है ना? यह कारण जो भरपूर मात्रा में है परंतु कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। मछली कहाँ मौजूद है? पानी में है और फिर वह प्यासी है। कारण मौजूद, फिर भी यहाँ जो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहेंगे विशेषोक्ति अलंकार। के नाम है सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तमाल। तो ऐसा मैच करना है कि जो पुस्तक है वो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ये मैच करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पुस्तक है वो है क्या, मतलब कौन सी पुस्तक है और किसके बारे में है। ठीक है? तो पहली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना? इसकी जो रचना है वो करी थी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है ना? ये है क्या? सत्यार्थ प्रकाश में जो आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मुख्य सिद्धांत हैं, उन पर जो प्रकाश है वो डाला गया है। इसमें शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन और गृहस्थ के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक से। ठीक है ना? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है? दूसरी हमारी पुस्तक है श्री रामचरित मानस। ठीक है ना? तो इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे, यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है ना? कि जो श्री रामचरित मानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। क्या है रामचरित मानस? इसमें मुख्यतः जो है श्री राम के चरित्र के बारे में वर्णन है। इसमें उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है ना, इन सभी का वर्णन है। साथ ही साथ जो मित्रता है, जैसे कि सुग्रीव के साथ मित्रता है, उसका वर्णन है। और अंतिम में जो है वो रावण वध का वर्णन है। ठीक है ना? तो इसमें रामचरितमानस में जो लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, इसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है? तीसरी पुस्तक है सूरसागर। सूरसागर तो नाम से आपको मालूम हो रहा होगा, ये रचना करी है सूरदास जी ने। किसने करी है? सूरदास जी ने। सूरसागर जो है वो मुख्यतः जो ब्रज भाषा है उसमें रची गई है और इसमें जो वर्णन है वो इनके सूरदास जी के कीर्तन और पदों का वर्णन है। मुख्यतः जो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनके पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है ना? भक्तमाल, अब एक ही बचा है। भक्तमाल जो रचना है वो है नाभादास जी की। किसकी है वो? नाभादास। ठीक है? तो भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास की है। ठीक है ना? भक्तमाल में क्या है? भक्तमाल में 200 से ज्यादा जो कवि और भक्त थे उनकी जीवनियों का, जो संक्षिप्त जीवनियां हैं, उनका वर्णन किया गया। तो निम्न में से जो स्टेम का यानी कि स्तंभ का, तने का जो पूर्ण परजीवी है, इनमें से कौन है? ठीक है ना? चेक करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है विस्कम। ये क्या होता है? विस्कम जो है ये हमारा आंशिक परजीवी है तो तने का ही, परंतु ये आंशिक परजीवी है। जब आप इसको देखेंगे तो ये गुच्छों के रूप में वृक्षों के शाखाओं के ऊपर
है ना, गुच्छों के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब पूरे में फैला रहता है। तो उसमें होता क्या है कि ये आंशिक परजीवी कैसे है, क्योंकि विस्कम में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल के कारण यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, परंतु जो जल है और खनिज लवण है वो जब जिस भी किसी भी प्लांट के ऊपर ये रहेगा उसी से जल लेगा और खनिज लेगा, परंतु इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विस्कम ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो केवल किसके लिए परजीवी है, ये जल और खनिजों के लिए परजीवी है, अर्थात यह तने का आंशिक परजीवी है। और बात किसकी हो रही है, पूर्ण स्तंभ परजीवी, यानी कि तने का पूर्ण रूप से परजीवी हो। दूसरा ऑप्शन हमारा है अमरवेल, ठीक है ना। अमरवेल क्या है, अमरवेल को बहुत जगह पे आकाश बेल है या आगास बौड़ी है ना। अधिकतर गांवों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आगास बौड़ी एक सामान्य भाषा, एक आम भाषा है, उस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये होता क्या है, यह जब आप कोई बेर का मान लिया प्लांट है तो ये बेर के ऊपर फैला रहता है, ठीक है ना। और यह जब आप देखेंगे तो ये पीत मिश्रित, यानी कि ये हल्का लाल भी हो सकता है, वैसे ये अधिकांश आपने देखा होगा ये पीत मिश्रित रहेगा, पीला सा रहेगा, ठीक है ना, चमकदार पीला सा रहेगा। और संपूर्ण जो मान लिया बेर का प्लांट है पूरे बेर पे फैला रहता है ना। कभी कभी क्या होता है कि यह अपने वजन के कारण जो है उसकी जो बेर है ना प्लांट, उसकी शाखाओं को झुका देता है। और इसमें जो अमरबेल जो होता है इसको कसकुटा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण यह तने पर पूर्ण रूप से परजीवी है, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा अमरवेल। अमरवेल इसमें जो है वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। यह पूर्ण रूप से परजीवी पौधा है, पूर्ण रूप से स्तंभ पर परजीवी है, ठीक है ना। नंबर 3 देखो, रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया क्या होता है, रेफ्लिसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका जो डायामीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो होता है 1 मीटर का, जो वजन होता है वो होता है 10 किलो का। इसीलिए ये जो रेफ्लिसिया है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, परंतु ये स्तंभ का परजीवी नहीं है। किसका है, ये जड़ का परजीवी है। ये मूलतः इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है सड़े मांस जैसी गंध आती है। डी ऑप्शन हमारा है चंदन। चंदन क्या है, चंदन भी हमारा पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा नहीं है। अगर इसको लगाना है खेतों में तो जो होस्ट प्लांट है साथ में वो लगाए जाते हैं, और ये जड़ का आंशिक परजीवी है, ठीक है ना। इसमें पत्तियां भी होती हैं और जो क्लोरोफिल है वो उसमें पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकता होता है कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है, ठीक है, प्लस जो जल है वो जड़ों के द्वारा ग्रहण करके मूल के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। और पत्तियों में मौजूद रहता है क्लोरोफिल। और क्या करते हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं, यानी कि सनलाइट, ठीक है ना। यानी पौधे ने क्या किया है, CO2 लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया है, ये लिया है वातावरण से, H2O जल कहां से लिया है, ये लिया है पृथ्वी से, ठीक है ना। मॉइस्चर से भी ले लेते हैं, नमी से भी ले लेते हैं, ये वातावरण से भी ले लेते हैं, ठीक है। पत्तियों में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है और सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट रहता है। तो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं ग्लूकोज, कार्बनिक भोजन, C6H12O6, ठीक है ना, ये बनाते हैं, इसे ग्लूकोज कहते हैं।
प्लस क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है O2, और प्लस जल वाष्प भी निकलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बोली पेड़ पौधों ने जल को ग्रहण किया है, सनलाइट प्रेजेंस में रही है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है पत्तियों में। बना क्या हमारा है C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बना है, और बना है ऑक्सीजन, और बना है जल वाष्प। ये निकल जाएगा, ठीक है, साथ में O2 के साथ में जल वाष्प। अब होता क्या है, अब बैलेंस ही देख लें। सी कितने यहां पे 6 है, तो सी हो गया है 6, ठीक है। एच है 12, एच यहां 2 है, 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे जो एच है वो 12 दूनी 24 हो गए हैं, ठीक है। और यहां कितने हैं एच, 12 है और 2 ये हैं, तो 6 से कर देते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, तो 6 दून 12 और 12 24, 12 दूनी 24, ठीक है ना। अब ओ चेक करते कितने हैं हमारे पास, 12 ये हैं और 6 दून 12 और 12 ये 24 हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहां कितने हमारे पास हैं, देखो 6 ये हैं और 6 ये हैं, 12 हो गए हैं, ठीक है। और यहां से करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 ये हो गए हैं, 6 दून 12, 12 6 18, 18 6 24, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस हमारी पूरी हो गई है, ठीक है ना। चेक कर दो कौन सा ऑप्शन हमारा, देखो ये हमारा होगा बी वाला ऑप्शन। देखो 6CO2, 6CO2, 12H2O, 12H2O, ठीक है ना। C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, 6O2, 6O2, 6H2O, 6H2O, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा बी वाला, जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। फल का जो निर्माण है केवल अंडाशय से किया जाए, जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से किया जाए तो वह हमारा कहलाएगा सत्य फल, यह हमारा वास्तविक फल, ठीक है ना। और जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ उसका पुष्पासन, उसका कोरोला, उसका कैलिक्स, है ना, ये सभी भाग लें तो वो हमारा कहलाएगा असत्य फल या हमारा कूट फल। तो आप समझ गए होंगे कि सत्य फल कौन सा है और असत्य फल कौन सा है। कैसे, जैसे कि पूछा गया है कि वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, आपके 4 ऑप्शन हैं, कौन सा, अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से, कि बाह्य दल से, ठीक है ना। उसमें जो सही जो ऑप्शन है वो होता है अंडाशय से, ठीक है ना, क्योंकि जो वास्तविक फल है वो केवल बनेगा अंडाशय से, अर्थात ओवरी से, ठीक है। ओके, स्कर्वी रोग होता है वो होता क्या है, जो स्कर्वी रोग है इसमें जो मसूड़े हैं उसमें सूजन आ जाती है, और जो रुधिर है वो सूजन से जो ब्लड है मसूड़ों से वो निकलता है, ठीक है ना। तो उसी स्कर्वी रोग कहते हैं। ये जो स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ये जो ऑप्शन है उसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, अर्थात जो विटामिन सी है, जो विटामिन सी क्या है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें जो व्यक्ति विटामिन सी यूज नहीं करता है तो उनके मसूड़ों में सूजन रहती है और जो ब्लड है वो निकलने लगता है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी जो है इसकी कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स अर्थात सूखा रोग। इसमें जो हड्डियां हैं बालकों की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पैर जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जो कंकाल है वो जो सामान्य बच्चा रहता है वैसा नहीं रहता है, और कंकाल सा प्रतीत होता है, और पेट जो है वो निकल आता है, बच्चा छूटे ही रहेगा और उसकी जो अस्थियां वो टेढ़ी और कोमल हो जाएंगी, ठीक है।
विटामिन के से क्या होता है, विटामिन के की कमी से जो रुधिर है उसका थक्का नहीं बनता, अर्थात जो ब्लड है जमता नहीं है, ठीक है ना। यदि जिसके भी शरीर में अगर विटामिन के अल्प मात्रा में रहेगा तो उसका अगर कहीं चोट लगती है, कहीं घाव होते हैं, तो जो थक्का है वो देर से बनेगा, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है ना। आंखें इसमें शुष्क हो जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं और रात में नहीं दिखता है, ठीक है, जिसे कहते हैं रतौंधी रोग। तो विटामिन ए से होता है रतौंधी, ठीक है ना। और के से जो होता है थक्का नहीं जमता ब्लड का है। विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग और विटामिन डी से होता है बुद्धि सूखा। लब्धि पे, अर्थात आईक्यू लेवल पे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, देखें क्या है क्वेश्चन। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, अर्थात बालक जो है वो 5 वर्ष का है, इसका नाम मोहन है, और जो उसकी मानसिक आयु है वो कितनी है, वो वास्तविक आयु से 3 वर्ष ज्यादा है, अर्थात 8 वर्ष, ठीक है ना। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, अर्थात जो उसका जो आईक्यू लेवल है वो कितना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रखे हैं 150 ए ऑप्शन है, बी है 160, सी 140 और डी है 135, ठीक है ना। तो बुद्धि लब्धि के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो बालक का स्तर है वो कैसा है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, देखें सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर, अर्थात आईक्यू, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। तो यदि आपको बुद्धि लब्धि निकालना है, उसका स्तर निकालना है, किसी बच्चे का जो आईक्यू लेवल वो पता करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है ना। मानक दो इनके, ठीक है, देखो बराबर में जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 8 वर्ष है, ठीक है ना। तो 8 अपान जो वास्तविक आयु है वो कितनी इसकी है, 5 वर्ष है, ठीक है ना। तो 8 अपान 5, ठीक है ना, और क्या है गुणे 100, गुणे 100, ठीक है ना, 100। तो देखो 5 कन 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो में 0, या 5 विषम 100, ठीक है ना। कितना हमारा आ गया है, 8 दूनी 16 बराबर 20 अट्ठे यानी के 160, 8 दूनी 16 ये 0 160 हो गया है, या 20 अट्ठे 160। जो आईक्यू हमारा आया है वो इस बच्चे का वो आ गया है 160। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 160, ठीक है। पितरस्थ अंकुरण या बीबी पैरी जर्मिनेशन या जरायुज अंकुरण, इसमें क्या होता है पहले समझें इसे। जो सुंदरबन का डेल्टा है अपने यहाँ भारत में, ठीक है, तो वहां कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये हम लोग कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। वहां दलदली इलाका है, इसलिए जो बीज वगैरह गिरेंगे तो वहां उनको जो स्वच्छंद वायु चाहिए, O2 चाहिए, प्रकाश चाहिए, वो दलदल में बीज गिरेंगे और वो नहीं उगेंगे। इसलिए क्या होता है कि मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं उनकी खास विशेषता होती है। उसमें होता क्या है, उसमें मैंग्रोव वनस्पतियों में जो फल होते हैं और जो फलों में जो बीज उत्पन्न होते हैं वो बीज क्या करते हैं, वृक्ष पर लगे लगे ही अंकुरित हो जाते हैं, और जब वो बीज अंकुरित होंगे उनमें अंकुर फूटेगा,
जड़ बनती है, ठीक है ना। और जब वो बीज अंकुरित होकर फल को फाड़कर जो उसका जो अंकुर है वो फल के बाहर आ जाता है, तब वह क्या करता है, फल आकर नीचे गिर जाता है और मिट्टी में धंसकर जो नया पौधा है तैयार हो जाता है, और ऐसे ही जो वृक्ष है उसकी जो है उत्पत्ति हो जाती है। उसे हम कहते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां। तो पितरस्थ अंकुरण में क्या होता है कि पौधे पर लगे हुए फल के अंदर जो बीज हैं वो अंकुरित होकर एक छोटे से पौधे का रूप ले लें और बाद में वो नीचे गिरकर एक पौधे के रूप में उत्पत्ति होकर और बढ़ते चले जाएं। ठीक है। तो क्या है, पितरस्थ अंकुरण विशेषता किसकी रहेगी? वो रहेगी मैंग्रोव पौधों की। ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना है, इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। ठीक है। कि निम्न में से किस पौधे के रंध्र या स्टोमेटा दिन में रहते हैं बंद और रात्रि में या रात में खुलते हैं? ठीक है ना। वाटर लिली है, साइकस या कैक्टस या आर्किड? इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कैक्टस का। ठीक है ना। कैक्टस क्या है, कैक्टेसी फैमिली से प्लांट जो प्लांट है वो आता है। कहां से आता है? कैक्टेसी फैमिली से जो पौधा है कैक्टस का वो आता है। ये पौधे पाए कहां जाते हैं? ये पौधे जो रेगिस्तानी इलाका जो होते हैं, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, वहां ये पौधे उगते हैं आसानी से। इनके तने मोटे और मांसल होते हैं और इनके तनों में जो पानी है वो भरा रहता है। दिन में जो तापमान होता है वो ज्यादा गर्म रहता है, और तापमान के गर्म होने के कारण क्या रहता है कि अगर ये अपने रंध्रों को बंद ना करें ये पौधे, तो जो बाष्पन है जल का वो सारा का सारा पानी बाष्पन होके निकल जाएगा। ठीक है ना। और ये पौधे सूख जाएंगे। रेगिस्तानी इलाकों में जो पानी है बहुत ही कम रहता है, कम मात्रा में पौधे उपलब्ध होता है, तो केवल ऐसे ही पौधे वहां उग पाते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए होता है, या जो तकनीकें अपना लें जैसे कि ये कैक्टस अपनाता है। ठीक है ना। क्या करता है यह? या दिन में अपने रंध्रों को बंद कर लेता है। ठीक है। ताकि जो बाष्पन है जल का वो नहीं हो पाता है और जल को बचाए रखता है। रेगिस्तानी इलाकों की जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं, है ना, तो बाष्पन जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। तो रात्रि में ये रंध्र खोल दें, है ना, रात्रि में ये जो रंध्र हैं पौधे खोल देते हैं और दिन में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाष्पन है जल का वो ना हो पाए, ताकि पौधे सूख ना पाए। ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक जो रोग है वो उत्पन्न करता है मनुष्यों में। इससे क्या होता है, मनुष्य विभिन्न रोगों से पीड़ित होकर और 3 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु संभव हो जाती है। तो क्वेश्चन उसी का है, क्या है कि एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है। तो एचआईवी जो संक्रमित करता है वो है मनुष्य की जो T4 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं या सहायक लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखते कौन सी कोशिकाएं रहेंगी। इसकी रहेंगी बी वाला ऑप्शन, सहायक लिम्फोसाइट्स। ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है।